अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब मैं हूं आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। आज जब मैं जनाब घर से ऑफिस के लिए निकली ना तो एक अलग सी एनर्जी फील कर रही थी। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि हफ्ते का आखिरी के दिन है और फिर भी ये एनर्जी इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब आपको पता हो ना कि अगले दिन आपको काम से छुट्टी है, आपका वीकेंड है, तो जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जो लोग जॉब करते हैं तो सबको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और वो जो एनर्जी महसूस की जा रही है वो किस तरह की एनर्जी हो सकती है। जनाब ये सारी बात होती है कि आप सोच किस तरह के रहे हैं। अगर आप अब हफ्ते के दिन अगर आपका अंदाज में या इस अंदाज में आप सोच कर काम करने के लिए घर से निकलेंगे ना कि आने वाला दिन आपने इसी एनर्जी के साथ जो आने वाला हफ्ता है या आने वाले दिनों में आपने यही काम करने हैं, तो हफ्ते के जो पिछले दिनों के तमाम जो काम आपने किए होते हैं ना वो बेहतर करने होते हैं ताकि आप अपने वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। और आपको पता होता है कि अच्छा आपका वीकेंड गुजर गया, आपने अच्छा काम किया, अब ये जो दिन है आज अगर आपकी एनर्जी बहाल होगी, आप एनर्जेटिक होंगे, तो आपका जो आने वाला हफ्ता है वो भी एनर्जेटिक ही गुजरेगा। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, किस तरह की सोच है, क्या सोचते हैं आप अपने आप को भी लेके, और जो आपके इर्द गिर्द जो माहौल होता है, बन रहा होता है, आप उसको भी लेकर किस तरह की सोच अपने साथ रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी आज वीकेंड है, मेरा तो वीकेंड आज के बाद शुरू होगा क्योंकि कल छुट्टी है और बहुत से लोगों का वीकेंड जुम्मे के दिन ही शुरू हो जाता है। तो उन लोगों ने भी बहुत से स्केड्यूल बनाया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जनाब आप लोगों ने भी अपना वीकेंड अच्छे तरीके से गुजारना है, अपने लिए ख़ासतौर पर टाइम निकालना है, अपने घर वालों के लिए टाइम निकालना है, बाहर जाइए, दोस्तों से मिलिए, खाना शाना खाइए, एक अच्छा और भरपूर तरीके से वीकेंड गुजारिए ताकि जब हमारा वीक शुरू होगा, जब हम मंडे को अपने काम पर जाएंगे, अपनी जॉब्स पर जाएंगे, तो हमारा जो मूड है वो इस तरह का ना हो यार कि हम लोग फला दिन अगर हमें मिला था तो हम लोग ये कर लेते, तो हम लोग रिग्रेट्स ना रहें, हम लोग अच्छे तरीके से अपने जो मंडे मोटिवेशन होती है उसका आगाज़ करेंगे। तो आप लोगों ने भी यही करना है और मैंने भी आज यही करना है, अच्छा खासा मैंने वीकेंड गुजारना है। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहतमंद और तवाना रहने के लिए मुतवाज़न खुराक का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें गोश्त, सब्जियां, अंडे, फ्रूट और दूध सभी शामिल होना चाहिए। लेकिन आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है ना जनाब, आवाम के लिए गोश्त खाना तो दूर की बात है, दालें खाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि उसकी कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और जनाब आदात तो बदलनी ही नहीं है हमने, क्योंकि पाकिस्तानी और ख़ासतौर पर अगर लाहौरियों की बात की जाए तो आपको पता है कि गोश्त खोर हैं, और अगर गोश्त के हवाले से बात की जाए तो गोश्त ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन सब्जियों की अहमियत को भी हम लोग फरामोश नहीं कर सकते हैं। वैसे भी देखा जाए ना तो आजकल के हालात में सब्जियां सेहत और हमारी जेब दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक सब्जियां ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने, दिल की बीमारियों के ख़तरे को भी कम करने और ब्लड प्रेशर को भी कम करने और सेहतमंद वज़न में मददगार भी साबित होती हैं। तो सब्जियों की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया को इस वक्त दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक है वेजिटेरियन और दूसरे है नॉन वेजिटेरियंस। तो दुनिया की तकरीबन 10% आबादी है वो सब्जी खोर है, क्या वो वेजिटेरियंस हैं, और पाकिस्तान इस रेस में दूसरे नंबर पर आता है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वेजिटेरियंस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हमारी खुराक में सब्जियों की अहमियत क्या होती है और आज के महंगाई के दौर में सब्जियों की मदद से ग़िज़ाइयत हम किस तरह पूरी कर सकते हैं अपने जिस्म की, तो कौन कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आयशा इफ्तिखार हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर आयशा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आयशा, वेजिटेरियन और सब्जियों की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि ग्लोबली इसको मनाया जा रहा है आज के दिन को, तो आपको क्या लगता है हमारे यहाँ पर कितने लोग हैं जो सब्जियां पसंद करते हैं खाने? अच्छा, पहली तो बात मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में सब्जियां जो लोग खा रहे हैं, हाँ, वो मेरे ख्याल में से जहाँ मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 8 साल मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो लोअर सोशो इकोनॉमिक लेवल है वो ज़्यादा सब्जी का इस्तेमाल करता है एज कम्पेयर टू अपर मिडिल सोशो इकोनॉमिक लेवल, या जो थोड़े जो जिनके पास पैसों की इतनी कमी नहीं है, हाँ। क्योंकि वो ज़्यादा मीट ग्रुप फोकस करते हैं।
कि हम मुर्गी खा लें, गोश्त खा लें, अंडा खा लें, इस तरह की, या फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें। सब्जी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर है, लेकिन सैडली इसका इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर सब्जियों का मैं इस्तेमाल बोलूँ तो वो वाली सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं स्टार्ची वेजिटेबल्स, आलू, आलू या शकरकंदी, ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। मटर, जो सारी स्टार्ची वेजिटेबल में आ जाता है। ऐसा वेजिटेबल्स भी दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक नॉन स्टार्ची और एक स्टार्ची। सो स्टार्ची होती है जो हमें जिसमें स्टार्च या जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, और एक ऐसी सब्जियां होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम होता है या ना होने के बराबर होता है। सो नॉर्मली अगर हम सब्जियों के ग्रुप में भी देखें तो वो ऐसे लोग जो अपर भी हैं, अपर सोशियो इकोनॉमिक से भी बिलोंग करते हैं, वो ज्यादातर आलू और चिप्स इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। और फिर वो ओवरऑल जब हम वेजिटेरियन की बात करते हैं तो वो आलू वगैरह भी खा सकते हैं। बट अगर मैं नॉर्मल प्रैक्टिस देखूं तो सब्जियां शायद लोग खा भी रहे हैं, लेकिन वैरायटी नहीं है। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर किसी को खीरा पसंद है, वो सिर्फ खीरा ही खा रहा है, वो कंप्लीट एक कचूमर सैलड वगैरह बनाकर या इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा। किसी को वो 3-4 सब्जियां जो लोगों को पसंद होती हैं सिर्फ उस पे रहते हैं, तो वैरायटी बहुत कम है। और वैरायटी होने से फायदा ये होता है कि आपको हर तरह की ग़िज़ाइयत जो है वो मिल जाती है। अब लोगों को पता नहीं ना, अब जैसे आज आपने हमें बताया कि स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, इसका हमें नहीं इल्म था। तो हमें इसको ग्रुप्स जो हैं इसको डिफाइन कर दे कि कौन कौन सी सब्जियां इसमें आती हैं और कौन कौन सी सब्जियां नॉन स्टार्ची में आती है, ताकि हमें पता चल जाए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा स्टार्ची में वो सब्जियां आती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरवी है, मटर है, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं स्टार्ची वेजिटेबल्स में। इसके अलावा बाकी जितनी भी सब्जियां हैं हमारे पास, जैसे कद्दू, टींडे, भिंडी, करेले, जो बहुत लोगों को कम पसंद होते हैं, वो सब हमारे पास नॉन स्टार्ची में आ जाती हैं। और ये उसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है और उसमें टोटल जो कैलोरीज होती हैं वो भी कम होती हैं एज कम्पेयर टू स्टार्ची वंस। उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, उसमें आप रोटी के बराबर कार्बोहाइड्रेट लगा लें। अच्छा, हाँ, तो और वही चीजें हम ज्यादा खा रहे होते हैं। वो ज्यादा खा रहे होते हैं कि अगर हमने आलू, तो एक ऐसी चीज है जो शायद हम हर हांडी में डाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो वो हर जगह फिट हो जाता है आलू। तो हम अगर कुछ नहीं भी घर में पड़ा तो आलू की टिक्कियां बना लो। तो वो सब्जी तो कंज्यूम हो रही है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। वो तकरीबन रोटी के बराबर या एक ब्रेड के बराबर कार्बोहाइड्रेट आप समझ लें। अगर मैं एक आधा कप आलू खा रही हूँ तो मैं एक ब्रेड कंज्यूम कर रही हूँ, उसका मतलब है। ओके, तो इस चीज का हमें इल्म नहीं था, तो आज पता चल गया। अच्छा, सब्जियों से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है? सबसे पहले तो सब्जियां को हम इसीलिए इतना प्रमोट करते हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अमाउंट फाइबर की मौजूद होती है। ठीक है, फाइबर आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट की ग़िज़ाइयत के लिए बहुत अच्छा है। मैं हर जगह हर शो में ये बात लाजमी करती हूँ कि आपकी पेट, अगर 70% बीमारियाँ हमारे पेट से पैदा होती हैं। सो आपकी, हम अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ कि 70% ऑफ इम्यूनिटी इज़ हाउस्ड इन अ गट। तो अगर आप बीमार हैं तो आपका कहीं ना कहीं पेट जो है वो सही काम नहीं कर रहा, और फाइबर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने पेट की हेल्थ अच्छी रखनी है तो सब्जियां सबसे अच्छा सोर्स है उसके लिए। दूसरी, सब्जियों में ग़िज़ाइयत जो है वो पोटेशियम रिच होता है। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो आपको, जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर, जब आप इंट्रोडक्शन करा रही थी कि ब्लड प्रेशर के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, तो उसको कंट्रोल करने में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। सो आपके पास बहुत सी सब्जियां हैं जो पोटेशियम रिच होती हैं, जैसे आलू है, वो बहुत अच्छा पोटेशियम रिच सोर्स है। सो वो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जैसे डायबिटीज़ है, शुगर का मसला है, तो थोड़ी सी मिकदार हम उसकी ऊपर नीचे कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, मॉडरेशन में ले जाते हैं। हम कभी बंद नहीं करते कोई भी चीज को। अच्छा, हम डाइटिशियंस का और डॉक्टर्स का आई थिंक फर्क ये है कि डॉक्टर्स हमेशा एक्सट्रीम पे जाते हैं, ये आपने नहीं खाना। हम ये बता सकते हैं कि कितना आप खा सकते हैं और कितना खाएंगे तो शायद मसला ना हो आपको। अच्छा, सो हम चीजें मना नहीं करते। दूसरी चीज, इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है। हमें जब हम विटामिन सी सोचते हैं तो हमें लगता है फल है, फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स। हालांकि बहुत से ऐसे, जो कद्दू है वो बहुत अच्छा अमाउंट, उसमें बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ विटामिन सी मौजूद है। सो विटामिन सी बहुत अच्छा है। आपके पास विटामिन ए बहुत अच्छा है, जो आंखों की सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है विटामिन ए। लेकिन विटामिन ए का प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन आपके सब्जियों में पाया जाता है, क्योंकि विटामिन ए आपकी बॉडी में, अगर आप गोश्त वगैरह से लेते हो तो बॉडी में स्टोर हो सकता है, और उसकी अगर ज्यादा कंज्यूम हो जाए तो वो ज्यादती कर देता है आपकी बॉडी में, उसके नुकसानात हैं। लेकिन सब्जियों से बीटा कैरोटीन लेने का फायदा ये है कि वो आपकी बॉडी में
स्टोर नहीं होगा, तो आपको जितनी जरूरत होगी वो उतना आपकी बॉडी को हेल्प आउट करेगा और वो बाद में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो वो टॉक्सिसिटी नहीं करेगा बीटा कैरोटीन। हालांकि बीटा कैरोटीन बॉडी में जाके विटामिन ए ही बनाएगा, बट वो प्लांट सोर्स का विटामिन ए बनेगा, वो बॉडी में बड़ी अच्छे तरीके से आपको कंज्यूम हो सकता है। सो अगर आप विटामिन ए, जैसे हम कहते हैं कि लिवर में बड़ा अच्छा विटामिन ए है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो बॉडी में टॉक्सिसिटी कर देता है एज कम्पेयर टू अगर आप सब्जियों से विटामिन ए लेते हैं। वो देखना है ना कि आप ले कहाँ से रहे हैं, ले कहाँ से रहे, सोर्स कहाँ से आ रहा है, सोर्स कहाँ से। तो हाँ। सब्जियों का सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको टॉक्सिसिटी नहीं करता, ज्यादती नहीं करता आपकी बॉडी में किसी भी मिनरल की। सो वो बड़े अच्छे तरीके से। दूसरी, पानी की मिकदार सब्जियों में बहुत ज्यादा होती है, और मैं हर फोरम पे जाकर ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान में लोग पानी बहुत कम पीते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये कभी फैशन है, आई डोंट नो, क्योंकि आई प्रैक्टिस एट अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर मेजॉरिटी क्योंकि अपर मिडिल सोशियो इकोनॉमिक लेवल से, तो वो पानी नहीं कंज्यूम करते, वो कोक, टीज और ये सब बाकी जो बेवरेजेस हैं वो बाकी सिंपल वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे। और सब्जियों में फ़ायदा एक ये भी है कि इसमें बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होती है, और अगर आप सब्जियां बना रहे हो उसमें थोड़ा सा शोरबा भी ऐड करें तो ओवरऑल फ्लूइड की रिक्वायरमेंट आपकी कदरे बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर आप कोई भुनी हुई चीज़ खा रहे हैं, जैसे गोश्त खा रहे हैं। सो उससे आपको एक हो जाता है। इसके अलावा सब्जी में नमक कम होता है, सॉल्ट थोड़ा सा कम होता है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, सो ऑटोमेटिकली अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी ग्रुप्स में, मीट का ग्रुप है हमारे पास और सब्जियों का ग्रुप है, तो मीट के ग्रुप में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। सो इसीलिए हम पेशेंट्स को सब्जियों की तरफ रागिब करते हैं कि आप सब्जियां इस्तेमाल करें, ताकि अगर आपको मीट वगैरह से सॉल्ट, उसके इनबिल्ट भी अंदर सॉल्ट होता है, तो थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाती हैं आपकी। सो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। लेकिन हम जैसे आपने बात की कि हम क्यूकम्बर खाते हैं तो उसके ऊपर ही लग जाते हैं कि रोज़ाना हमने क्यूकम्बर खाना है, हम वैरायटी नहीं लेकर आते अपनी लाइफ में रिगार्डिंग वेजिटेबल्स। तो किस तरह के वेजिटेबल्स रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हमने खानी है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी रहें, तो उसको हमने इंक्लूड करना है? एक चीज़ तो आपको लाजमी करनी चाहिए, जो मैं पेशेंट्स को भी कहती हूँ, कि आप अपने खाने के साथ सलाद लाजमी लें, और सलाद में 2-3 सब्जियाँ लाजमी हों। अच्छा। जैसे प्याज है, आपके पास खीरा है, टमाटर है, आपके पास बंद गोभी है, आप इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपको बहुत फैंसीफाई नहीं करनी किसी चीज़ को, आपको जाके जो चीज़ लोकली प्रोड्यूस नहीं है वो जाके आप किसी मॉल से उठा के ना लेकर आएं, आप घर की सब्जी मंडी से सब्जी लें। कहा यह जाता है, और हम भी इसको प्रेफर करते हैं, जो सीजनल चीज़ें हैं वो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छी हैं। अच्छा। क्योंकि वो सीजन वाइज आ रही हैं और सीजन के हिसाब से अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ें बनाई होती हैं जो बड़ी अच्छी एक होती है। और प्याज बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो आपको दे देता है, बहुत सी सल्फर वगैरह का, बहुत अच्छी मिनरल्स का आपको मिल जाता है उससे। तो सब्जियाँ कॉम्बिनेशन में खाएं, जैसे जैसे मैंने कहा सलाद है, 2-3 चीज़ें ऐड कर लें। ठीक है। आप कोई भी मुर्गी का इस्तेमाल करें तो उसमें कोई भी सब्जी ऐड कर लें। आप दाल इस्तेमाल करें, मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ मील्स खाएं। अगर सिंपल दाल है तो आप 2 दालें मिक्स करके खा लें, ताकि अगर उसके न्यूट्रिएंट, एक दाल में कोई न्यूट्रिएंट मिस है तो वो दूसरी दाल से आपको मिल जाए। अगर आप दाल एक कंज्यूम करें तो आप गोश्त का इस्तेमाल, साथ में थोड़ा सा गोश्त ऐड कर लें। अगर आप बस गोश्त खा रहे हैं तो सब्जी ऐड कर लें, अंदर चिकन है तो सब्जी ऐड कर लें, और अगर सिंपल दाल है तो सलाद ज़्यादा खा लें। तो वो कॉम्बिनेशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी हो जाती है। लोग जैसे हम सलाद, सॉरी टू से, लेकिन हम नॉर्मली सलाद जो है उसे बर्गर्स में खाते हैं, लेटस लीव्स, और खुद घर पे बना के कभी नहीं हमने ये जिद्दोजहद की कि हम सब्वे खा लेंगे। हम वो सब्वे का सैलेड 600 रुपए का हम खा लेंगे, बट हम घर पे वो 200 रुपए की सब्जी मंगा के काट के नहीं खाएंगे। सो पाकिस्तान में जो मुझे एक चीज़ बड़ी, और ये सब कॉन्टिनेंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नजर आती है कि खुद मेहनत नहीं करनी। खीरा कट, क्योंकि खीरा बड़ा आसान है काटना, सो इट्स ईजी। अगर ना भी कटे, सिर्फ ऊपर की 2 चीज़ें काट के वैसे भी आप मंच कर सकते हो उसके ऊपर। सो सैलेड प्रॉपर बनाएं, उसको खाएं। और सलाद, अगर सलाद के साथ साथ खानों के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर सब्जियां ऐड करें। कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये सब्जी खाएंगे तो ऐसा होगा, ये सब्जी खाएंगे तो ऐसा होगा। अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ें बनाई कि हर एक सब्जी में उसकी अपनी ग़िज़ाइयत मौजूद है। सो अगर मैंने एग्जांपल है कि भिंडी खा ली है एक दिन, तो मैं 2 दिन बाद कद्दू भी खा लूंगी, तो मुझे ओवरऑल पूरे हफ्ते में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि हर रोज़ ये सब्जियां खाएंगे तो आपको ये मिलेगा। सो इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, जो हमने पूरे वीक का प्लान देखना होता है कि वीक में उसको हर न्यूट्रिएंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, और वो तब मिलेगा जब आप वैरायटी की बात करेंगे। दूसरा आयशा, हमने ये भी देखा है कि बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं खासतौर पर न्यूट्रिएंट्स,
वो ये कहते हैं कि जनाब हम लोग सब्जियां बनाने का जो हमारा सालन बनाने का जो तरीका है ना वो ठीक नहीं है। हम चीज़ों को इतना भून लेते हैं कि उसमें जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को खाने का। जो मैंने विटामिन सी की बात की, वो बेसिकली हीट रेजिस्टेंट नहीं होता। अच्छा। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, टमाटर है, मैं सिंपल टमाटर खा रही हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होगा। अगर मैं टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ तो सेकंड टमाटर की प्यूरी, अगर मैं टमाटर सालन में डाल के भून रही हूँ, सबसे कम विटामिन सी उसमें मौजूद होगा। सो आपकी इवन ग्राइंडिंग से, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग से भी आपकी विटामिन सी लॉस हो सकता है, तो पकाने की तो दूर की बात है। अच्छा। तो इसीलिए हम टमाटर कहते हैं कि कच्चा खाएं। और एक बहुत बड़ी एक आती है कि नहीं, टमाटर कच्चा खाने से स्टोन्स हो जाते हैं। हाँ, तो उसके बीज से, हाँ। तो वो अगर आप बीज निकाल दें तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। और आप वही वाली बात जो पहले मैंने की, मिकदार का ध्यान रखें। आपको नहीं कहा कि इसने ढेर सारा सलाद खाने को, आपको एक आधा कप या एक कप एक टाइम पे खाना है, जिसमें आपका 1/3, अगर आपने कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं सैलेड, तो 1/3 आपका टमाटर आएगा, एक खीरा आएगा, आधा प्याज आएगा, ये आपका तकरीबन एक कप बना देता है सलाद। सो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। सो प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर आपने केचप भी खानी है, वहाँ पर आपने टमाटर कच्चा भी खाना है, सैलेड्स में भी, मल्टीपल चीज़ों में, और आपके कहीं जेनेटिक्स में है कि आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किडनी स्टोन्स के लिए। अच्छा। तो अगर मेरी हिस्ट्री में है, मेरी फैमिली हिस्ट्री में किडनी स्टोन्स, तो कोई भी एक फैक्टर एग्रीवेट कर सकता है उस प्रॉब्लम को। हर इंसान को किडनी स्टोन नहीं होगा, वरना सब किडनी स्टोन से यहाँ पर बैठे होते हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ डिजीज टू हैपन, ठीक है। वरना अगर जनरल देखें तो नहीं, इतना मसला नहीं होता। प्लस पानी का इंटेक अगर आप अच्छे अमाउंट में रखें तो स्टोन्स की इतनी फॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके हवाले से बताइए, वो कितना ज़रूरी है और किस तरह उन्हें खा सकते हैं हम, कितनी मिकदार लेनी चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसमें गुड अमाउंट ऑफ सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन भी है, लेकिन आयरन के साथ उसके अंदर ऑक्सलेट्स मौजूद होते हैं। ऑक्सलेट एक ऐसा एंटी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट्स की ऑपोजिट काम करता है, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। अच्छा। तो इसीलिए कभी आप देखें, आप साग और पालक बना रहे होंगे तो आपके घर वाले अम्मा कहती है बेटा ढक्कन नहीं रखना, ढक्कन उठा के पकाओ ताकि वो कड़वाहट निकल जाए। कभी आपने ये बातें सुनी होंगी शायद। सो ऑक्सलेट्स बेसिकली वो एंटी न्यूट्रिएंट है जो आपको एब्जॉर्ब नहीं करता। अच्छा। चीजें एब्जॉर्ब नहीं करता। तो अगर हम आयरन की बात करते हैं, वैसे तो कच्चे स्पिनच के अंदर काफी आयरन है, लेकिन उसमें ऑक्सलेट्स भी हैं। सो वो कहीं ना कहीं आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आती, तो वो 3 सब्जियां हैं हमारे पास, पालक है, साग है, मेथी है। सो ये 3 चीजें, आप लाजमी नहीं कि आपने साग ही बनाना है जैसे हम टिपिकल साग बनाते हैं, आप उसके पत्ते चॉप करके एंडो में डाल सकते हैं। आप जैसे स्पिनच ऑमलेट होता है, बहुत ज्यादा बनता है, आप प्यूरी बना सकते हैं। नॉर्मली लोग आजकल बहुत इन्हें वेजिटेबल जूसेस लोग कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर स्पिनच और एप्पल वगैरह डालते हैं, आप उस तरीके से डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक, मतलब आप डिफरेंट रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं, किसी एक टिपिकल चीज पर आप नहीं जा सकते। रेसिपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हम एक शो में थे, वहां पर यही बात की गई कि रेसिपीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू इनोवेट। ठीक है जी। डॉक्टर आयशा इफ्तिखार, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, सब्जियों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी सब्जियां हमें खानी चाहिए, हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जनाब जो उसकी क्वांटिटी है उसका खास तौर पर ख्याल रखना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं तालीमी इदारों में सियासत के किरदार के हवाले से। तो देखा जाए ना, तो तालीमी इदारे हमेशा से ही सियासत का महवर रहे हैं और तहरीके पाकिस्तान से लेकर आज तक तलबा यूनियंस ने हमेशा मुल्क की सियासत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया और मुल्क के कई बड़े और नामवर सियासतदान भी किसी न किसी तलबा तंजीम से वाबस्ता भी रह चुके हैं अपने तालीमी करियर में। तो कुछ अरसा पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ तलबा यूनियंस के इलेक्शन करवाए जाते थे और तलबा उन सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया करते थे। तो तलबा यूनियंस का किरदार न सिर्फ बरसगीरे पाको हिंद में अहम रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ये रुझान बढ़ता जा रहा है। तो 8 साल तक अमेरिका के सदर रहने वाले रोनाल्ड रेगन
यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार करते थे कि कहीं उनके खिलाफ कोई तहरीक तालीमी इदारों से ना शुरू हो। तो हमारे यहाँ भी हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्वोकेशंस या फिर दीगर तकरीबात में सियासतदानों को मेहमान खसूसी की हैसियत से बुलाया जाता है। तो लेकिन शहर लाहौर की अगर देखा जाए तो जनाब एक बड़ी तालीमी दरसगाह में मुक़द्दर होने वाली एक तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का शिरकत करना एक मुअम्मा बन चुका है, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को हुकूमत की जानिब से निशाना भी बनाया जा रहा है। बहसियत चांसलर इक़दामात उठाए हुए गवर्नर पंजाब ने वीसी यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर असगर जैदी हैं उनको एक अहम ओहदे से भी हटा दिया है। तो क्या इस अमल से सियासतदान तालीमी इदारों में खुद अपने रास्ते बंद तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये रस्म चल पड़ी तो कल कोई भी तालीमी इदारा सियासतदानों को अपनी तकरीबात का हिस्सा नहीं बनाएगा। और मुल्क की सियासत में तालीमी इदारों का किरदार कितना अहम है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साहब हैं, माहिर तालीम हैं और सीनियर तज्जियाकार भी हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब ये जो सारा चल रहा है एजुकेशनल पॉलिटिक्स, तो ये हमेशा से चलती आई, जैसे मैंने बताया भी है कि पुराने ज़मानों में भी ये स्टूडेंट्स की जो तंजीमें होती थी ये चलती 30 साल पुरानी एग्जैक्टली और ये बड़ा एक अहम रोल प्ले करती थी तब भी और अभी भी प्ले कर रही हैं। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली एक वाकया पेश आया है जीसी में और ये जो कदम उठाया गया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बात ये है कि ये कोई 97-98 की बात है। बरतानिया में जो दो बहन भाई पढ़ रहे थे वो पाकिस्तान आए, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया था जो यहाँ मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि सर आपके यहाँ तलबा यूनियंस बैन है, तो आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है फिर वो कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? अब ये ऐसे ही है कि जैसे कोई प्लेयर है हॉकी का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, पहले वो क्लब लेवल पे खेलता है, फिर तहसील पे खेलता है, ज़िले पे खेलता है, प्रोविंस लेवल पे खेलता है, फिर ऊपर आ जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपकी वो जो नर्सरी है वो आपके यहाँ बैन है, और आपके यहाँ ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपका मुल्क के जिसमें अभी शरह खानगी को मीट करने के लिए मजीद अदारों की भी जरूरत है, वहाँ पे तलबा यूनियन जो है वो बैन है जमहूरियत के नाम पर। इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान में शायद ही कोई। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब को जब बुलाया गया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसमें देखिए हर बंदे की ना शख्सियत के पहलू होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। सबसे पहली बात ये कि वो आलमी चैंपियन है क्रिकेट का। नंबर 2 ये है कि वो फिलांथ्रोपिस्ट है, उन्होंने शौकत खानम बनाया और फिर दूसरे हॉस्पिटल्स बनाए। तीसरी अहम बात जो ये है कि पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी के वो बानी और एक आलमी यूनिवर्सिटी के चांसलर रैंक के ओहदे पर वो अजाजी तौर पर ही वो रहे। अच्छा, इससे अगली बात अगर आप फिर जाएं तो क्या सवाल ये कि क्या दीगर शख्सियात तलीमी अदारों में नहीं जाती हैं? अच्छा, अब आप ये देखें कि इस वक्त सूबा पंजाब में उन्हीं की हुकूमत की इत्तेहादी एक पार्टी जो है वो बरसरे इक़्तिदार है, एक KPK का सूबा है। और सबसे आखिरी बात ये थी कि ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत ये प्रोग्राम हो रहे थे। इससे पहले ये हो रहा था कि सूबाई या वफाकी लेवल के जो लीडर्स थे वो उन तकरीबात में जा रहे थे, भाई वो भी तो पॉलिटिकल लीडर्स ही थे। अब इसमें इन्होंने ये जो मोमेंटम या ये जो स्टाइल अपनाया, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अब ये देखिए रेगन की आप बात कर रही है ना, तो रेगन 8 साल अमेरिका का सदर रहा था। तलीमी अदारे आप वहाँ पे चूँकि यंग ब्लड होता है और चार्ज्ड ब्लड होता है, तो वो फिर हुकूमतों के खिलाफ अगर कोई तहरीक तलीमी अदारों से चले ना, उसको फिर रोकना नामुमकिन हो जाता है। एक तो उनको शऊर होता है, दूसरा वो फिर जिस तरह मैंने कहा कि वो यंग ब्लड होता है। तो मेरी दानिश में अगर ये असगर जैदी साहब को जिस भी इन्होंने एक कमेटी में से हटाया है, अगर ये एक स्टेप ले लिया तो इससे आगे ना बढ़े, वगरना गवर्नमेंट कॉलेज एक ऐसा तलीमी अदारा है जिससे लोगों की अकीदत है। मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम जब भी लोगों के ज़हन में आता है ना, साथ ही जमात इस्लामी का नाम ज़हन में आ जाता है कि वहाँ वो तो भी जमात इस्लामी है, मंसूरा पास है। हाँ जी। अच्छा, अब वहाँ पर हम वहीं से पढ़े, वहीं पे पढ़ा रहे हैं, तो हमें तो यही दर्स मिलता था कि सिर्फ सलमान भट्ट है, लियाकत बलोच है, काजी हुसैन अहमद है, सैयद मुनव्वर हसन, इसके अलावा पाकिस्तान में कोई बंदा ही नहीं। सो मच सो ये है, ये रिकॉर्ड पे है, जाहिर है मैं उस्ताद हूँ वहाँ पे, कि कम से कम 10 साल कह रहा हूँ, अरसा इससे ज्यादा है,
कन्वोकेशन ही नहीं होता था पंजाब यूनिवर्सिटी में। रीजन क्या बताई जाती थी कि नहीं जनाब, अगर मेहमान खसूसी होगा तो जमात इस्लामी का होगा, वगरना कोई बाहर का। अब अगली बात मेरी, ये ऑथेंटिक नहीं हूं मैं, इतना पुराना नहीं हूं, भुट्टो साहब के मतलब कहा जाता है कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आए। अच्छा। लेकिन आगे जमात इस्लामी होती थी। अब जमात इस्लामी को जो है वो पंप किया गया, फ्यूल किया गया था जब अफगान वार हो रही थी। तो उस वक्त चूंकि इन लोगों की ज़रूरत थी तो मदूदी साहब को खताबात दे के, तो ये जो है ना, मतलब इसको ये भी कहा जाता है कि ये काजी साहब अहमद का मदरसा है पंजाब यूनिवर्सिटी। अब बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इमरान खान का जाना गलत है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जमाते इस्लामी का हर वो बंदा, चाहे एक दफा किसी जगह काउंसलर का इलेक्शन जीता हो, वो हौसलों में दरसे कुरान के नाम से लेकर दीगर तकरीबात में वो इस तरह बखुशी जाते हैं जिस तरह बंदा अपने ननिहाल जाता है, और उसको इसी तरह आगे से वेलकम कर। नहीं तो इसके बाद आपको नहीं लगता अगर इस तरह के ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जैदी साहब के खिलाफ ये जो तहरीक चल रही है या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इसके बाद एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि अगर हुकूमत अगर चेंज होती है, बाद में वफाकी हुकूमत कोई और आती है, तो उसके बाद फिर वो लोग भी नहीं करने देंगे। ये देखिए आपने बहुत मतलब एक होता है अच्छा सवाल, इसमें मैं कहूँगा ये कीमती सवाल है कि हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन आपके तलीमी अदारे जो हैं वो अपना काम जारी। अब ये जो इन्होंने जितना भी विक्टिमाइज किया ज़ैदी साहब को, ये मैं बताऊं कि जिस तरह मैं शुरू में कह रहा था ना कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ जाता है वो अपने आप को रावियन कहता है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के आधे तलबा से ये पूछ रहे कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है उसको क्या कहते हैं। पायनियर का इसने नाम रखा, चूंकि वो लोग वहां से इतनी तलख यादें लेके निकलते हैं कि वो उसको, लेकिन रावियंस नहीं सोए हुए। बिल्कुल ऐसे मैं भी इस वक्त अपना दर्द यहाँ पर जो बयान कर रहा हूँ एक रावियन की हैसियत से कर रहा हूँ, अगरचे मैं वहां पर सिर्फ 2 साल पढ़ा। अच्छा। आपको इससे एक ट्रेजेडी वाली बात बताता हूँ। 93-94 के करीब की बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पाकिस्तान में आया। उनके लेक्चर का टाइटल था कौमों की तरक्की में यूनिवर्सिटियों का किरदार, और उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज ही था, यूनिवर्सिटी नहीं बना था। अच्छा। हम लोग सिर्फ देखने चले गए उसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर दिखने में कैसा होगा। तो आप यकीन करेंगे जब वहां गए तो हमने कहा जी ये लेक्चर तो पंजाब यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। उन्होंने कहा जी पंजाब यूनिवर्सिटी में जब तक मंसूरा से इजाजत ना आए कोई शख्सियत जो है वो दाखिल नहीं होती है। तो आपने तो अपनी जगह पे वैलिड क्वेश्चन किया। मेरा क्वेश्चन ये कि अगर इमरान खान का यहाँ आना गलत है या पार्शली गलत है तो पंजाब यूनिवर्सिटी, आप इसको छोड़े, आप वादद रोड से गुजरे जी, आपकी बाई साइड पे कॉलेज आएगा, उस कॉलेज की पूरी दीवार पे तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी दीवार पे इस्लामी जमीयत तलबा का झंडा भी होगा, नारे भी होंगे। आप इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन चले जाए, वहां पर भी यही सूरत हाल है। तो ये दोहरा दोहरापन हो रहा है और मुतजाद मेयार है ये कि ये क्या मतलब नॉनसेंस है कि ये जो होता है ना कादावर शख्सियत होता है, कुछ बौने बौने लोग होते हैं, बौने बौने जाके आपकी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में स्टेजेस पे। अच्छा फिर आप देखें इस यूनिवर्सिटी में इससे पहले एक और इशू भी हुआ था। चले मैं आपको एक एज ए जर्नलिस्ट बात शेयर करता हूँ। कोई 2-1 साल पुरानी बात है, 2 या 3 होगी। एक मोटिवेशनल स्पीकर है एक साहब, उनका तलीमी मेयार ये है कि उन्होंने BA किया हुआ है, अच्छा, ग्रेजुएशन, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है कि जिसमें आप भी जाके अपनी फीस जमा करा दें तो आपको डिग्री आपकी पक्की है। ठीक। उनको एज ए चीफ गेस्ट वहां पे बुलाया गया किसी ना प्रोग्राम में, एक कोई केमिस्ट्री का शोबा था, उन्होंने शायद कहा, तो एहतजाज हुआ और उस बंदे का वहां पे दाखला रोक दिया गया कि सिर्फ एक BA पास। अच्छा फिर मौलाना तारिक जमील साहब भी वहां जाते हैं, वो अपने हिसाब से जितना भी उनका फहम है वो बयान करते हैं, कोई नहीं बोल। अच्छा वो मोटिवेशनल स्पीकर साहब चूंकि बड़े इन्फ्लुएंस वाले हैं तो उन्होंने बाद में तकरीबन जिद पकड़ी और वो वहां पर गए और उन्होंने भी अपना वहम नुमा फहम वहां पर 1-1.5 घंटा गवर्नमेंट कॉलेज के ऑडिटोरियम में बयान किया। तो जब इतने बौने जा सकते हैं तो इमरान खान क्यों?
तो मतलब ये पोलिटिसाइज किया जा रहा है ना, और ये मतलब, गलत कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको इनको एडवाइस करूंगा, अच्छा। इसको रोक दे, वगरना अभी तक अगर पीटीआई में किसी चीज की कमी है ना तो यह कि उनका तलबा विंग नहीं है। अगर इस साइड पे हाँ, ये मैंने लिखा भी है अच्छा। कि अगर इमरान खान ने ये कॉल दे दी ओके कि जी स्टूडेंट से मैं कहता हूं कि ये गलत हो रहा है, तो ये समुंदर नहीं थमेगा। अच्छा, ये पॉलिटिकल सियासी खुदकुशी कर रहे हैं ये लोग। और सबसे पहली बात तो इनको इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए, चुप रहते, एक बयान दे देते, ठीक। फौरन से पहले उस बंदे को एक कमेटी से भी फारिग कर। तो एक बहुत बड़ा होता था वो जहां से उनको फारिग किया गया जाहिर है गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, इसमें ना एक चले हम थोड़ा लाइट वेट माहौल में बात कर लेते हैं। हमारा ही मुल्क है, हमारे ही इदारे हैं। होता ही है कि इस्लामी जमीयत तलबा में ना अगर कोई बंदा रहा हो, वो होते हैं नाज़िम होते हैं, फलां इलाका करते करते पता क्या होता है, पीछे से पूछ आती है, वो बंदा यकदम ना पता चलता है जी पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो। अच्छा, प्रोफेसर हो गया तो उसके बाद पता क्या करते हैं, उनको कौन यार अपने सीवी में आपने नहीं लिखा, आप हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन रही हो, मैं क्विजर रहा हूँ, मैं एक रोटरी तंजीम है उसका मेंबर हूं, तो मैं तो लिखूंगा जी मैं रोटरी का मेंबर रहा हूं। हाँ जी। ये लोग जब सरकारी ओहदे पे आते हैं तो जमीयत और जमात इस्लामी से अपना तलक सारा ही लपेट के छोड़ आते हैं। छोड़ा। ठीक। अच्छा, एक होता है $1 मिलियन, $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि अगर उस तंजीम से आपका ताल्लुक फख्र की बात है, नहीं है, नहीं हाँ, है, हाँ, है हाँ। तो उसे अपने सीवी में लिखो। एग्जैक्टली। और अगर वो हाँ। काबिल फख्र बात नहीं है तो इस तरह की मशकूक तंजीम वाला बंदा इतने अहम ओहदे पर आ कैसे गया। लेकिन ना आप किसी भी तंजीम की मेंबर रही हैं, तो जब आप अपने सरकारी ओहदे पे आए तो आप बताएं जी मैं वहां पे रही, बिल्कुल ऐसे वहां ही पे है, उसको फोन wind करना up चाहिए कर ना फिर जाते उसको। हैं, हाँ। गोल कर जाते हैं। और इसी तरह लोग करते 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 वाइस चांसलर तक के ओहदे तक गए हो, इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये तालीमी इदारे हमेशा से सियासत के महवर रहे हैं। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये जैसे आपने भी बात की कि 30 साल से ये चीजें चल रही हैं। ये मैडम तालीमी इदारे आपकी नर्सरी हो। हाँ एग्जैक्टली, वहीं से ये जो तलबा स्टूडेंट्स हैं वो और यूनियंस निकलती हैं। अच्छा, बैन्स क्यों लगाए जाते हैं? बैन, हाँ, आपको क्या लगता है? यही जवाब मैंने ना उन बैन भाई को दिया था। उसमें यह है कि एक होता है पॉपुलैरिटी से वोट लेना। अच्छा, ठीक है। एक होता है तशद्दुद। एमक्यूएम याद है आपको? सबसे अच्छी मिसाल मैं ये दे, इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। एमक्यूएम के होते कराची के अंदर कोई दूसरी पार्टी का बंदा जीत जाए, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे एन इसी तरह आपकी एक अच्छा मजहब बड़ी खूबसूरत चीज होती, मजहब के नाम पर बनी हुई स्टूडेंट यूनियन और सियासी जमातें, उनका होल्ड इतना ज्यादा होता है, उनके पास डाटा उन्होंने इतना इकट्ठा किया होता है कि वो दीगर तंजीमों को अंदर नहीं आने देते, ऊपर ही नहीं आने देते, और फिर अपना वो होल्ड करते हैं। मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी में ये होता था कि अगर इस्लामी जमीयत ने एक बंदे पे उंगली खड़ी रख दी, अच्छा, तो वो सिलेक्ट होना ही होना है, चाहे उसका मयार प्राइमरी स्कूल के टीचर का हो। और अगर उन्होंने क्रॉस लगा दिया कि ये सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। ये तो फिर विक्टिमाइज कर रहे हैं ना, एक्सट्रीम लेवल। अच्छा, फिर इसके अलावा बाकी भी जो तलबा तंजीमें, उनके भी कोई जो चैप्टर है माजरत के साथ वो इतने खूबसूरत हैं। कब्जा ग्रुप आप देखें ना, लाहौर में आतिफ चौधरी वो और एक दूसरा और था, वो तकरीबन इश्तहारी मौत मरे थे। तो फिर इस तरह की वो जो गैंग्स है वो इनमें बनते हैं, तो फिर इसलिए ये बैन की गई हैं, क्योंकि फिर ये अमलन उन पर ना तालीमी इदारों पर कब्जा कर। लेकिन इनको फिर आपको नहीं लगता कि एक अच्छे इकदामात के तौर पर इसको आगे लेकर आना चाहिए? उसका हल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर के तौर पे नहीं। अच्छा। मसलन जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज में रावी फ्रंट होता हाँ जी, हाँ जी, कोई मसलन क्लास में एक सीआर चुना जाए, बिल्कुल फिर ऐसे ही, अच्छा, हाँ जी। एक यूनिवर्सिटी की जो एसोसिएशन है उसका किसी ना सियासी पार्टी से ताल्लुक हो और ना किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक। अच्छा, लास्ट बट द लीस्ट मैडम आपको एक और बात बताओ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इवन जमात इस्लामी के टीचरों का भी एक ग्रुप है, उसे तंजीम साजा कहा जाता है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि कोई भी बंदा ये नहीं सोच सकता कि वो पीपल्स पार्टी का विंग बनाए, वो नून लीग का विंग बनाए, वो भी तो सियासी पार्टियां, या वो पीटीआई का विंग बनाए, नहीं बन सकता। वो बंदा रडार पे होगा। लेकिन जमात इस्लामी का
जो तलबा विंग है वो इस्लामी जमीयत तलबा है, जो असातिज़ा का विंग है वो आपका अल्लाह भला करे तंजीम असातिज़ा, और फिर सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब ये इसका क्रक्स मैंने ये निकाला है, वो मेरा ओपिनियन है कि अगर आपने मकबूलियत हासिल करनी है ना तो आप इन ग्रुप्स में जा सकते हैं, वरना आपको रडार पे रखा जाएगा। नहीं, मकबूलियत के अलावा आपका मेरिट से आके दाखिला भी होगा, अच्छा। आपको नौकरी भी मिलेगी, उसके बाद अगर आप पक्के होना है ना घर वाली भी मिलेगी, घर वाली को भी नौकरी मिलेगी। तो फिर क्या लगता है आपको, फिर ये तालीमी इदारे तो फिर इनकी ये रविश फिर ठीक नहीं है ना? हम एक ना तरक्की पजीर कौम है, ऐसे तो फिर हम आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे ना। अच्छे ये हमारी सियासतदान, ये हमारी खाम ख्याली है ना अच्छे सियासतदान आएंगे। मैं एक लाइट वेट बात बताऊं, वो जब ये इतराज आया ना कि जी गवर्नमेंट कॉलेज में वो इमरान खान गया तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, तो उन्होंने कहा जी इतराज है तलीमी अदारों में जाने पे। तो गवर्नमेंट कॉलेज है तलीमी अदारा, पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर इस जमात इस्लामी वाले आते तो पंजाब यूनिवर्सिटी तलीमी अदारा नहीं है। मतलब रिवर्स उन्होंने इसको रेडिक्यूल किया एक तरह से कि यहाँ पर भाई इन्हीं का राज चलेगा। आप उसके दरो दीवार पे चले जाएं, पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएं, इलाका शर्की गरबी गरबगी, तो वही नजर आएंगे। हॉस्टलों के अंदर उन्हीं का रोल होगा, होल्ड होगा उनका। नहीं, अभी भी हम देखते हैं, खबरें हमारे सामने ही आती हैं, दिन ब दिन इस अच्छा, तरह की चीजें आती हैं हमारे सामने कि उनका मीडिया विंग बड़ा स्ट्रांग है। मिसाल के तौर पे अगर यही वाकया, इसी तरह का कोई वाकया पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज के साथ होता ना, तो अब तक 10 से 20 कॉलम लिखे जा चुके होते, उसके ऑपोजिट चीजें होती हैं, हर अपोजिट चीजें हो रही होती, उसके हक में रैलियां। अच्छा, एक मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारे ना एक्टिंग वाइस चांसलर थे अफजाल बेग साहब, तो जमीयत का ना 3 रोजा इज्तिमा जो पंजाब यूनिवर्सिटी में होता था, 3 रोजा इज्तिमा ग्राउंड कब्जे में होती थी। हॉस्टलों में वो जो कारकुन आए होते थे जी, वो ठहरे होते थे, बिजली जो है वो हॉस्टलों से जा रही होती थी, पता नहीं उसका बिल देते थे कि नहीं। तो वहां पर ना 3-3 दिन अमलन राज जो है वो इन्हीं का होता। और अफजाल बेग साहब ने क्या किया, उन्होंने एक बयान दे दिया कि जी नहीं, हम ये जो 3 रोजा है ना शो, ये नहीं होने देंगे। तो आपको पता क्या हुआ था, जमीयत के लोगों ने ना मोटरसाइकिलें निकाली और वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर जाके वो जिस तरह रेस देता है बंदा कि नहीं आइंदा ये जरूरत ना करना कि हमारे खिलाफ किया। तो दिस इज हाउ इट इज। मतलब वो अपना जो बयान है, अपने चीजें जो है अगर समझना चाहते हैं, लेकर आते हैं। हाँ, एमकेएम है, बनी थी या भी जितनी मौजूद है, वो अपने आप को कहते हैं सेकुलर। जो मजहबी एमकेएम है वो सारा काम ये आपकी जमात इस्लामी कर रही है। मैं इस्लामी की जगह अलफ हटा के सलामी कह रहा हूँ, सलामी पे चलते हैं। ठीक, लेकिन इसका हल क्या है, मतलब एंड में क्या कह सकते हैं? कानून की अमलदारी हो, जिस तरह आप कानून की अमलदारी कैसे हो, आप देख लें, कानून भी उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर बस फिर सब्र शुक्र करें, फिर सब्र शुक्र करें और मंसूरा चले जाए। उन्हें कही, मैंने तो एक दफा इन्होंने टीचरों को मारा था, मैंने कहा यार वहां जाके ना कोई महाना एक आनत हदिया उनको दे दिया करो। उन्होंने कहा यार हमारी यहाँ नौकरी है तो हमें कर लेने दो, मतलब हमें दूसरे दर्जे का शहरी करार दे दो। तो फिर इसके अलावा और कोई नहीं है। यहाँ तो कानून करें, बराबर करें, जिस तरह वहां पर ववेला है उसी तरह का ववेला पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मचाए। जब सराजुल हक आए, अच्छा वहां पे फिर भेस बदला जाता है। अच्छा, भेस ये बदला जाता है, हम तो दरसे कुरान देने आए हैं। अच्छा, अब जब दरसे कुरान का नाम आएगा सारे चुप कर जाएंगे ऑब्वियसली। हाँ, अब नीचे नारा और नाम अपना लिखा होगा। हाँ, ये इसका एक हल तो नहीं, आपको मैं ये बता सकता हूं कि ये खत्म कब और कैसे हो सकते हैं। वो ये होगा कि जैसे जैसे पाकिस्तान में मगरबी ताकतों की अमलदारी खत्म होगी ना, ये समझने वाले समझ सकते हैं, तो फिर वैसे वैसे जो है ना, ये मतलब ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बाहर से ऑपरेट किया जाता है। एक तंजीम खड़ी की जाती है कि उसके काउंटर खड़ी कर दी जाती है, आपस में लड़ते रहे, आपस में ही लड़ते रहे। मसलन सारी उम्र गुजर गई मदूदी की ये कहते हुए कि इश्तराकियत को है, जिसे ना हम कम्युनिज्म कहते हैं। ये बड़ी लाइट वेट सी बात। अब आप देखें, चाइना का हम गुण गाते नहीं थकते। हाँ जी, चाइना भी इश्तराकियत वाला मुल्क। अच्छा, वो काफिर थे तो ये काफिर क्यों? तो प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपना स्टांस हमारे साथ शेयर किया। माहिर तालीम है, सीनियर तज्जियाकार हैं, और ये जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर हमने थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश की है। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे हम खेल की दुनिया की। तो पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली न सिर्फ मशहद के लिए साजगार है बल्कि दुनिया को ये बावर करवाने में भी मददगार साबित होगी कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। और शहर लाहौर में होने वाले क्रिकेट मेले में पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के छठे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज जो है वो 3-3 से बराबर कर दी है। और पाकिस्तान का 170 रन का हदफ इंग्लिश बैटर्स ने सिर्फ 15वें ओवर में ही पूरा कर लिया था। और फिल सॉल्ट ने 41 गेंदों पर 88 रन की जारहाना इनिंग्स खेली है कल के मैच में। और उनके सामने जो पाकिस्तानी बॉलर्स है उनकी एक भी नहीं चल पाई है और वो मुकम्मल बेबस दिखाई दिए हैं। जबकि पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा कि बाबर आजम नुमाया बैटर रहे हैं कल के मैच में। और कल के मैच में पाकिस्तान की जानिब से 2 खिलाड़ियों मोहम्मद रिजवान और हारिफ रऊफ को आराम करवाया गया था, जो पाकिस्तान के शायद हारने की बड़ी वजह भी बना है। तो अगर यही कारकर्दगी रही तो पाकिस्तानी टीम से फाइनल में क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, इसी पर बात करेंगे। जनाब आमिर नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं और स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। आमिर साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आमिर साहब कल के मैच के वाले से क्या कहेंगे? मैं तो बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ, मतलब इतना ज्यादा टारगेट नहीं था लेकिन हम लोग हार चुके हैं। देखिए मुनीका, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप जागो लाहौर में मुझे बार बार मदू करती हैं, प्रोड्यूसर साहब का भी। देखिए कल का मैच जो हुआ है वो वन मैन शो था। वो ये था कि जो जिस तरह हमने 160 ने जब टॉस जीता मोइन अली, उसके बाद बाबर से जब इंटरव्यू लिया गया उसने कहा कि 160-70 जो रन है ना बड़े अच्छे हैं। और वाकई उसने सही कहा, इस विकेट के ऊपर 160-70 रन बहुत है। उन्होंने अपना किरदार तो पूरा कर दिया 170 का। मैं कहता हूँ 20 ओवर की क्रिकेट में 170 रन बहुत ज्यादा है। तो आप लोग 2 मैच जो हैं वो बॉलिंग की वजह से जीते हैं। कराची में 15 में 9 रन से, कल 15 से जीते। मगर ये बाबर के आदमी तक हम 170 कर जाएंगे और हम हमारी जो बॉलिंग ऐसी है। मगर बाबर एक चीज भूल गया कि उसके अंदर हारिस रऊफ मिस है, जो वो 50-40 तो खाता है मगर वो विकेट्स भी ले रहा होता है। मगर ये चीजें देखने वाली थी। कल हमने जो गेम प्लान बनाया हुआ था इन्होंने उस पर काम नहीं कर सके। देखें कल के जो मैच में हमसे जो गलती हुई, हारिस को हमने डेब्यू करवाते, हारिस विकेट कीपर को। शान मसूद आपका बैटर ओपनर है। देखिए बात वही आ जाती है, जब हारते हो ना तो बड़ी चीजें निकल आती हैं, जब जीते हो ना तो सारी चीजें छुप जाती हैं, चाहे जो मर्जी किया हुआ। देखिए मैं एज ए क्रिकेटर मैं ये बताऊं कि हाँ मेरे ख्याल से शान मसूद को या हैदर अली को ओपन करवाना चाहिए था। अच्छा, इसलिए क्योंकि ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन हैं। ठीक है। शान मसूद ने काउंटी में डोमेस्टिक में की तो है उसने ओपनिंग, मगर कि हमें इस तरह जाना चाहिए। देखें हमने एक बेंच पे बैठा हुआ लड़का रिजवान को, उसको आते ही स्टेट में हमने उसको ओपन करवा दी। जो हमारे 5 मैच खेल रहे हैं, यानी कि शान मसूद है, हैदर अली है, आसिफ है, इफ्तिहार है, हमने उनको तरजीह नहीं दी ओपन के लिए। यानी कि हमने स्टेट में उठा के आओ भाई आप ओपन पे आ जाओ। देखें ओपनिंग स्टैंड ऐसा होता है जैसे रिजवान और बाबर खेलते रहे ना, ये हम 90 पे कोई आउट नहीं, 11 ओवर 12 में जा रहे हैं। मगर देखें हमने जो गलतियां की, देखें बात है हम गिर के उठ के हमने मैच तो जीत लिए, हम फाइनल तक भी डिसाइड हमने हासिल कर ली। मगर हमने ये देखना है कि हमने इन 6 मैचेस में क्या सीखा है। हमने बहुत गलतियां की हैं और ये हमें मानना पड़ेगी और स्टिल हम करते जा रहे हैं और वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो पहले से हम करते आ रहे हैं। अब ये कोई नई गलती नहीं कर रहे हैं, कोई हम गलती नहीं कर रहे, यानी कि वही है। हम आपके पते के प्रोग्राम में आते हैं और भी मुख्तलिफ चैनल में जाता हूं, यही बात है। मैं कहता हूँ इस टाइम 22 करोड़ आवाम के दिमाग में, मीडिया के दिमाग में और जितने क्रिकेट दिमाग में एक ही चीज है, मिडल ऑर्डर हर एक। यानी कि आजकल प्याज टमाटर का भाव भूले हुए सारे, बस कह रहे हैं अल्लाह हमारा मिडल ऑर्डर चला दे, ये आजकल बात चल रही है। वो देखें ये मैं बार बार कहता हूँ ये गेम ऐसी है, ये रुलाती भी है हंसाती भी है, मगर ये है कि हमारे बैटर को चाहिए जिम्मेदारी लें। अच्छा। आपको 6 मैचेस आपने कंटिन्यूली खेले, या तो आपको रेस्ट करवा दिया या आपको बारी नीचे नंबर पे दी कि नहीं, आपके पास 12 ओवर भी होती हैं, 10 ओवर भी होते हैं, 6 ओवर भी होते हैं, 8 ओवर भी होते हैं, ठीक है। मगर आपके पास तो बहुत चांस है, आप विकेट पे तो खड़े रहे। आप विकेट पे नहीं खड़े होना, आपने अपने बैट से आपने कोई लगता है उसकी वो मिट्टी भी नहीं साफ करनी और आपने 1-2 छक्के मार के बैठ, इस तरह की क्रिकेट नहीं चाहिए। कल तो हमारे बॉलर्स ने भी कोई इतना अच्छा नहीं किया, सिर्फ 2 विकेट्स लिए हैं। नहीं मेरी बात सुन, देखिए बॉलर्स की बात कर देना, कल मैंने पहले बताया जो फिल सॉल्ट जो 5 मैच लगातार खेलता हुआ आ रहा था,
वो देखें, अगर आप उसका रिकॉर्ड निकालें 6 मैचेस का, वो पहले दूसरे ओवर में आउट होकर चला जाए। हाँ जी। ये इनिंग्स जो थी उसके ऊपर ड्यू थी। उसने देखे आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, आउटस्टैंडिंग। उसने हमारे फास्ट बॉलर को खड़ा होने नहीं दिया। आप ये देखें, धानी आता है पहला तो काफी 2 मैच के बाद वो उसको 23 खाते हैं 1 ओवर में। उसके बाद देखिए हमारा वो क्या कहते हैं नवाज आता है, उसको 21 पड़ता है। फिर वसीम जूनियर आता है। 3 ओवर में जब आपका 50 हो जाए मुनीबा, आप क्या करेंगे? कप्तान क्या करेगा? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो खास बात हो जाओगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यानी कि बाबर की कल आप देखें, उसका चेहरा देखें बाबर के कैमरे, वो परेशान था कि यार ये क्या हो गया। 170 रन में फिर कह रहा हूँ, बहुत अच्छा टारगेट था। अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर था। मगर आउटस्टैंडिंग जो खेली है ना, वो उनके ओपनर ने किया। 3 में 50, 6 में 72। जब आपका 170 चेज करना हो 70 6 ओवर में हो जाए, तो मेरे ख्याल से फिर वो बैटर जो है ना, वो आराम से खेलते फिर उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो मर्जी करते जाओ। और फिल सॉर्ट ने देखे बाद, दरअसल वो प्रोफेशनल और उनको पता है कि मेरा रोल क्या है, मैंने कैसे जाना है। देखें, उसको कंटिन्यूसली खिलाया। उसका जो बटरल की जगह पे आया, जो बटरल जो उनका कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट। मैं तो कहता हूं वो फिट होता तो नक्शा ही और होता। अच्छा। ऐसी विकेटों के ऊपर उसने हमें किल करके रख देना था। वो दुनिया का सबसे खतरनाक उनका कप्तान है जो बटरल। ओके जी, बैट्समैन T20 का। मैं कहा देखो, उन्होंने उसको चांस देते कि उसने खेला, मगर मैं फिर कहूंगा आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है फिल सॉर्ट ने, उसका क्रेडिट जिसकी बिना के ऊपर हम ये मैच हारे। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट आपको लगता है जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये कल का मैच हम हारे हैं? देखिए, मेन पॉइंट की बात यह है कि अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा, हारिस रऊफ को हमें आज के मैच में रेस्ट नहीं करवाना चाहिए। वजह क्या थी? वजह नहीं बता, एक्चुअली ये बात होती है कि देखें, मैं वही बात करता हूँ, जब हम कहते हैं रेस्ट कराओ, उस टाइम रेस्ट कराते हैं। अब हम जब जरूरत नहीं, देखिए आज का मैच जो था ना, कल का जो मैच था ना, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें ऑलरेडी 3 मैच, हमने 1 जीतना था, उन्होंने 2 मैच जीतने की कोशिश करनी थी। प्रेशर उनके ऊपर था। मगर आज पाकिस्तान को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए था कल, जिसकी मैं हारिस रऊफ होता, चाहे वो 40-45 खा रहा है, मगर वो एक प्रेशर तो होता है ना, एक सीनियर फास्ट बॉलर तो है, वो आउट भी तो करता है ना। हमें हो सकता है 1-2 आउट दे दे। देखिए, अब गलती क्या की है बाबर ने, इफ्तिखार को लास्ट मैच में 4 ओवर इफ्तिखार से करवाए, ठीक है, कल उसने उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई। देखिए, ये जब आप कप्तान होते हो ना, आपके चीजें ये फोकस माइंड में होनी चाहिए कि यार इफ्तिखार ने 4 ओवर में 13 रन दिए, जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान मैच जीता था। यानी कि अगर हो सकता है, देखिए मार पड़ती है, मगर आपने ये अपने हाथ में ऐसे फेंक तो नहीं देने, आप उस पर करें। आपने 145 में तो टीम आउट की है, चाहे 70 हो गया, कोई मसला नहीं है, अभी 100 रन बाकी है। आप इफ्तिखार को लगाएं, ठीक है, आप नवाज से कंटिन्यू बॉल करवाएं। देखिए, क्रिकेट है, ये कभी भी 5 से 4 आउट ऐसे ही हो जाते हैं, मगर आपको ऑन दी ग्राउंड जो है ना, वो आपका माइंड होना चाहिए कि आप कितने मजबूत हो, आप फैसले लेना आपको आने चाहिए, क्योंकि आप लीडर हो हमारे, आप हमारे कप्तान हो, हम तो आपको बैक कर रहे हैं। मगर इन ग्राउंड के अंदर तो आपने उसको देखना ना, मैंने कौन से फैसले करने हैं। मेरे ख्याल से बाबर को ना अपनी कैप्टनसी में थोड़ी सी ना चेंजिंग लाना पड़ेगी, डिसीजन पावर में, और जो किस पोजीशन पे मैंने अपने कौन कौन से पत्ते जो है ना, बॉलर जो है ना, वो यूज करने, वो हमें करने पड़ेंगे। आपको नहीं लगता फिर अगर प्रेशर है तो बाबर इंडिविजुअली नहीं डिसीजन ले पाता, पीछे से कोच की भी और बाकी लोगों की भी जरा देखिए एक्चुअली बात ये होती है, कोच देखिए जब मीटिंग होती है, हम भी जब खेलते थे मीटिंग होती है कि यार ये हमारे पॉइंट्स है, ये इसका वीक पॉइंट है, ये इतना हो गए। मगर मैं कह रहा हूँ, जो बाबर ने जो गलतियां कि आपने जो मुझसे सवाल पूछे, वो क्या पॉइंट था? मेरे ख्याल से इफ्तिखार को बॉलिंग करवानी चाहिए थी, या तो आप उसको परसोना करवाते, ठीक है, फिर आज अगर आपने इसको खिलाया है तो आप उसको आज बॉलिंग करवाते। क्योंकि देखिए, मैं कहता हूँ क्रिकेट ऐसी चीज है, ये 1 ओवर में 3 भी आउट कर सकते हैं, एक दूसरा वो 2 भी आउट कर सकते हैं, मगर आपने वो चीज की नहीं। नवाज, आपको याद होगा फाइनल के अंदर श्रीलंका के खिलाफ नवाज हमारा अच्छा बॉलर आ रहा, 8 आउट किए होते, फाइनल में आप उसको 1 ओवर करवाती हैं, 3 ओवर आपने करने दिया, मैंने करने थे, किसी ने भी नहीं, उन्होंने करने थे। बात करने वाली कि आपका माइंड होना चाहिए, आप इतने मजबूत होने चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए, एक्टिवली प्ले करना है आपने वहां पे, डिसीजन पॉजिटिव माइंड की तरफ जाए ना। अगर आप लीडर हो, लीडर का क्या काम है, मुझे पता है कि ये मैंने अब गोली चलानी है, ये वाला नहीं मैंने बम चलाना, आपको पता होना चाहिए। आपको मेरे ख्याल से ये हमने गलती, वही मैं बात कहूंगा, हमने बड़ी गलतियां की हैं एशिया कप से लेके अब तक, हमने सुधारी नहीं है। मगर क्या है, हम क्रिकेट तो खेल रहे हैं, हम जीत भी रहे हैं, मगर ऐसी जीत हमें नहीं चाहिए। फोकस नहीं कर रहे हैं हम,
फोकस बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब हम लोग निकल जाते हैं इधर उधर ना, डाइवर्ट हो जाते हैं। तैयारी हमें उस तरह नजर नहीं आ रही जिसने हमें वर्ल्ड कप के लिए चाहिए। बिल्कुल ठीक अग्री करते हैं आप भी? मैं बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं काफी मतलब कह चुका हूँ ये 7 मैचेस पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ही अहम की अहमियत है, क्योंकि इसमें हमने अपना कॉम्बिनेशन बनाना था, इसमें हमारी बॉलिंग को फॉर्म में लेके आना, इसमें हमने बैटिंग अपनी फॉर्म में लेके आना था। उसके बाद हम न्यूजीलैंड जाते, न्यूजीलैंड का स्टेट में हम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए जाना था। हमारे बैटर में इतना एतमाद होता कि यार हमने इंग्लैंड की वन ऑफ द बेस्ट साइड को मारा, मैंने 70 किया, मैंने 100 किया, मैंने 3 आउट किया, मैंने 2, ये कॉन्फिडेंस होता है। बताने वाले तो बनते हैं ना। बताने वाला। वो अब दूसरी अपोजिशन क्या करी, ओ यार इस तरह करो, 170 कर लो, इनका तो मीटर चल ही रहा। मैं कहता हूं मैं बाबर आजम को मुबारकबाद भी देता हूं जो उसने कल 81 मैचेस के ऊपर 3000 रन बनाए, वो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए बाबर और रिजवान हमें कब तक सहारा देंगे, कब तक हम उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, आगे भी तो हमने निकलना है ना। हम देखें, अब वो देखें 2 करते हैं। कल बाबर ने देखे जो इनिंग्स के लिए एज ए सीनियर, एज ए कैप्टन, एज ए लीडर परफॉर्म किया और वो लेके गया। मगर मजा ये था कि इफ्तिखार साहब, बाबर आजम साहब खड़े हैं, तो मैं ऐसी शॉट अभी ना मारूं। आपके पास 7 ओवर बाकी पड़े, आप विकेट पे, आपको किसने कहा विकेट थ्रो कर दो? आप इतना अच्छा खेल रहे हो, आपने 28 भी कर लिया है, आप विकेट पे खड़े रहो, विकेट पे करो, बाबर के साथ चलो, बाबर की कैप्टनसी पे आपकी उसको बात करो कि कप्तान मैं क्या करूं, कप्तान मैं कहां गलती करूं। ये बातों से आप क्रिकेट खेलते हो। मगर आपने एक शॉट मार दिया। जब तक मैं कहता, जब हमारे बड़े भी होते थे ना, जब मैं खेला सीनियर के साथ, वो बच्चे को जूनियर को खिलाते थे वो, अच्छा कि बेटा आपने तूने ये करना है, बेटा आप इसको ऐसे मारो, बेटा आपने ये शॉट करनी है, मैं सिंगल डबल लूंगा, आपने ये स्ट्राइक लेना है। अब वो बातें नहीं है। यानी कि कल इफ्तिखार आसिफ की आप बैटिंग दे लें, आप शान मसूद का आउट देख लें, यानी कि कुछ भी नहीं। यानी कि हमने टोटली जो हमने वो जो गलतियां करते आ रहे हैं उसी को आगे लेकर, उसी को रिपीट। ऐसा लगता है कि यार कल के मैच में नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम कंटिन्यूसली जो है चीज है, मतलब प्रेडिक्ट हो गई हुई अब ये चीज कि इन्होंने ये गलती है। अच्छा, कंसिस्टेंसी नहीं मुझे नजर आई। मतलब एक परफॉर्मेंस हम बड़ी अच्छी देते हैं मैच के अंदर, हमारे बॉलर्स भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, बैटर्स भी अच्छा करते हैं, हमारी जो फील्डिंग होती है वो भी अच्छी हो रही होती है, लेकिन अगले ही मैच में वो कंसिस्टेंसी जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब एक ही लूप में नहीं हम आ रहे हैं। वो कैसे दूर की जा सकती है? अब वो इफ्तिखार साहब कह रहे थे, उसका इंटरव्यू चल रहा था, वो कह रहा जी कि हमें टाइम नहीं मिलता। भाई माजरत के साथ, किस चीज का टाइम? वही मैं कह रहा हूँ, माजरत के साथ आपका सिर्फ काम है क्रिकेट खेलना। हाँ, और किस चीज का टाइम आपको ये तो नहीं कहा जा रहा जी कि आप जाके बाजार से डबल रोटी अंडे ले आओ, यानी कि कोई ऐसी चीज ले आओ। आपका काम है क्रिकेट, दिन रात क्रिकेट। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं दाद देता हूं जी, उनको तमाम फैसिलिटीज दी जाती हैं। उनको रात को एनसीए में, हमारा इंडोर ग्राउंड है, आप बारिश हो जाए, तूफान हो जाए, लाइट चली जाए, मगर एनसीए में आपको प्रोवाइड करता है। आपको हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। सिर्फ हम क्या चाह रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस, और कंटिन्यूसली आप फ्लॉप होते जा रहे हो। ये चीजें हमें देखें। मैं एक और बात बताऊं, ये अगर इफ्तिखार डाउन हो रहा है ना, आसिफ डाउन हो रहा है ना, कोई बात नहीं, मगर आप कोच से हटके भी इंडिविजुअल आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना। आप वो भी नहीं कर रहे। आप होता है कप्तान, यार स्किपर आज मैं ना, आप रेस्ट करें, मैंने आज एनसीए जाना, मेरा मैनेजर साहब मेरा उधर ना नेक्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज करे, मेरी ड्यूटी है एज ए मैनेजर, मैंने ऑर्गेनाइज करना है। मैं जाता हूँ 4-5 फास्ट बॉलर ले लेता हूँ, 4-4 स्पिनर ले लेता हूँ, आप उससे बॉलिंग करवाओ, आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी तो करो ना। आप वो भी नहीं कर रहे। आप वही यार तू करा दे, वो नहीं। जब बड़ा प्लेयर बनता है ना, तो वो बड़ी ही उसको चीजें देनी पड़ती हैं। मैं आपको बताऊं, जुएब मियां था, जब मैं वेस्ट इंडीज जब फर्स्ट ओवर पे गया था, मैं समझ ले मैं बच्चे ही था, मुझे क्रिकेट का नहीं पता था। अच्छा। और मैं बड़ा लकी था कि मैं विदाउट एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान टीम में खेला। उसके बाद जब मैं देखा कि मियां दास साहब ने देखा कि उधर कट रहे हम लोग 8-8, 7-7 फुट के लोग, ये बाउंसर मारे, ये करे, यकीन माने जब प्रैक्टिस माने हमारे 3 दिन का रेस्ट होता था ना, वो मुझे ले जाते, क्योंकि मैं जूनियर था, मुझे वो ले जाते, 2 लड़कों को लेते, हम जाते थे ग्राउंड में, जाते थे, यकीन माने मुनीबा वो हमसे ऐसे प्रैक्टिस करवाता था। यानी कि वो अपनी बैटिंग की स्किल को ना, कितने मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, जुएब मियां दास का नाम है, वो अगर बंदा उस एज में अभी भी सीख रहा है और अपनी गलतियों को काबू डाल रहा है, अपोजिशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखिए, ये बड़े प्लेयर की ना एक निशानी होती है। आप भी जाएं यार, आप खेलो, कोई मसला नहीं है, मगर आप 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, कम से कम हमने 10 से 12 मैचेस हो गए
कि हम वही चीजें ना रिपीट करते आ रहे हैं। मगर देखिए वर्ल्ड कप से पहले मैं फिर कह रहा हूँ ये मैचेस बहुत हमारे अहमियत के हामिल थे, मगर हमने कुछ नहीं सीखा। अब वो फिर आए शाए अगर बकर वाली बात है कि यार इस तरह हो जाता। मगर फिर मैं कहूंगा ये दो बैट्समैन जो है ना आपकी क्रिकेट को ना अभी तक जो यहाँ तक लेके आए ना, वो रिजवान और बाबर। कल का अब फाइनल है, किसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है? देखें बात प्रेशर क्या है? हमने जो भी ऑनर्स मैं बताऊं ना, जो इंग्लैंड ने जो ये 6 मैच में जो खेले हैं ना, उनका पलड़ा भारी रहा। उनकी आप बैटिंग देख लें, उनकी आप बॉलिंग देख लें, उनकी आप फील्डिंग देख लें। उन्होंने हर मैच में 3 से 4 तब्दीलियां की हैं। अब देखें उन्होंने वुड्स को बाहर खिलाया, वॉक्स को बाहर बिठाया। उनका मेन फास्ट बॉलर जो 3 आउट करता आ रहा है हमारे बाउंसर के ऊपर, उन्होंने देखे वो आए थे इधर तैयारी करने के लिए वर्ल्ड कप की। उन्होंने अपने पूरे बेंच को 18 लड़के 18 उन्होंने सबको उन्होंने खिलाया, 2 मैच सबको दिए। उन्होंने अपनी तैयारी कर ली जो उन्होंने करना था। अभी उनके 4-5 प्लेयर जो इंग्लैंड में है वो भी उन्होंने शामिल होना है इस T20 वर्ल्ड कप की टीम में, अभी शामिल होना उन्होंने। अब यही है कि हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। अब ये देखना है कि हमारे पास अभी भी 10 से 12 दिन हैं, हम उधर भरपूर परफॉर्मेंस से हम अपनी प्रैक्टिस करें। जो भी हमारी गलतियां, जो भी हमारे से जो शॉट नहीं लग रही, हम उसमें थोड़ा वर्कआउट करें। देखिए क्रिकेट में हीरो ये 1 मिनट में बन सकता है। पाकिस्तान आपने जो कहा ये कुछ भी कर सकता है, मगर ये है कि हमें कुछ करना पड़ेगा इनसाइड द ग्राउंड। एग्जैक्टली अब फाइनल रह गया है सिर्फ, उसमें हम लोगों ने अच्छी उम्मीदें, एक तो वाबस्ता भी हम लोगों ने की हुई है। वही आपकी वाली बात कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। एंड पे हमने यही कहना है और इसी नोट पे भी आपसे जो है इजाजत लेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और क्रिकेट के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि कल जो मैच हुआ है उसमें किस तरह की कारकर्दगी रही है पाकिस्तान की और कहाँ पर हम लोगों ने गलतियां की हैं और वही गलतियां हम दोहराते आ रहे हैं जो हम लोगों ने एशिया कप में की हैं और अब T20 में भी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ये हमारा सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान से वाबस्ता ऐसे टैलेंटेड लोगों से कि जिनमें कोई खास टैलेंट मौजूद होता है। और मैं तो रोजाना की बुनियाद पर यही कहूंगी कि जनाब पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो वसाइल की कमी है, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता, इस चीज़ की कमी है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है ख़ासतौर पर जागो लाहौर का, ये है ही उन लोगों के लिए कि वो यहाँ पर आएँ, अपना टैलेंट शो करें और आप तक अपना टैलेंट पहुंचाएं और उन्हें आप पहचान सकें कि ये भी पाकिस्तान का असासा है। तो आज मैं 2 टैलेंटेड लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। एक तो सिंगर हैं, कल्बे अब्बास हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि न्यू कमर हैं जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और उनसे भी बात करेंगे, कुछ चिट चैट करेंगे और जनाब कुछ गाने भी उनसे सुनेंगे, क्योंकि आज वीकेंड है तो वीकेंड का मज़ा तभी दुबाला होता है जब थोड़ा सा मौसीकी का तड़का भी उसमें लगता है। दूसरे जो मेरे गेस्ट हैं वो एथलीट हैं, इमरान साबिर उनका नाम है और 100 मीटर रेस में उन्होंने अपना नाम बनाया है और नेशनल लेवल पर जनाब वो खेलते हैं। तो उन दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अब्बास आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और इमरान साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अब्बास आप ही से शुरू करूँगी। कब शुरू किया आपने ये सिंगिंग का शुबा, कैसे इससे वाबस्ता हुए? सबसे पहले तो आपका थैंक यू, माशाल्लाह इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपने हमें इनवाइट किया और अपना टैलेंट जिसे कहते हैं कि दिल की बात शेयर करने का आपने मौका दिया। मौसीकी अभी सीखना तो बहुत मराइल बाकी हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि कोशिश जब से की है वो 5 से 6 साल हो गए। अच्छा, ठीक है, हो गए। तो प्रॉपर मतलब एक हारमोनियम जिसे कहते हैं वो क्लासेस वो कोशिश की सीखने की। उसके बाद ये है कि स्ट्रगल जारी है और आखिरी दम तक स्ट्रगल जारी रहेगा। तो समंदर है, ये किसी ने कहना है कि मुझे गाना आता है, मतलब वो असल में झूठ बोल रहा होता है। गाना जो है ना वो किसी को नहीं आता, बस ये अपने अपने वो बने हुए हैं कि अच्छा कुछ थोड़ा बहुत किसी को आता है तो वो बस गा रहा है, अदरवाइज ये बहुत समंदर गहरा है जो मतलब नहीं, मतलब इसमें मैं कहूँगी हर चीज में जो सीखने का सिलसिला है ना वो कभी खत्म नहीं होता है, वो आपसे सीखते रहते हो। अच्छा इमरान, आपसे बात करना चाहूंगी, आप बताइए कैसे स्पोर्ट्स में आए, कैसे रेस में आए और किस तरह अडॉप्ट किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, और सब अहबाब का जिन्होंने कोऑपरेट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। और दूसरा मैंने आज से 13.5 साल पहले मैंने रनिंग का आगाज़ किया, और सोच ये थी, मैंने सोचा कि मैं वो करूं अपने मुल्क के लिए जो किसी भी पाकिस्तानी का नाम ना हो। तो मैं शुरू से अखबार पढ़ता था, टीवी हमारे घर में नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा। तो अखबार पढ़ता था, तो वहाँ पे मैं देखता था कि पाकिस्तान में जो रनिंग है इसका स्कोप नहीं है। तो मैं ये चाहता था कि मैं वो करूं अपने मुल्क के लिए जो बिल्कुल मुस्तनद सा हो। तो आज से 13.5 साल पहले मैंने शुरू किया। 10 साल तक मैंने इसको एक्सपोज नहीं किया। बिल्कुल एक बैकवर्ड सा एरिया है जहाँ से मैं ताल्लुक़ है देहात से, तो मैंने इसको एक्सपोज नहीं किया। 10 साल तक छुपाए रखा, क्योंकि मैं जब मोस्टली गांव में रनिंग करता था तो लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि अब पहले ही आप इतने स्मार्ट हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आपको ये नहीं करना चाहिए। हाँ। तो मैं छुप के मैंने आज से 3 साल पहले एक जो है ना 3.5 साल पहले पहला इंटरव्यू दिया। उसके बाद जब मैंने वो इंटरव्यू दिया तब मुझे यकीन हो चुका था कि अब जो मेरा 100 मीटर रनिंग में रिकॉर्ड है वो किसी भी पाकिस्तानी का नहीं है। उस वक्त यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड चल रहा था 975। अच्छा। और 975 पौने 10 सेकंड कह सकते हैं। अच्छा। और मैंने वेरिंग 1200 ग्राम जॉगर्स के साथ 2021 में मिनहाजुल कुरान में मैंने ट्रायल दिए। वहाँ पे 10.25 सेकंड से कम टाइम में वेरिंग 1200 ग्राम जॉगर्स के साथ मैंने ये डिस्टेंस किया। और उसी साल मुझे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस्लामाबाद में अवार्ड दिया, फिर कासिम खान सूरी साहब ने अवार्ड दिया, उसके बाद फिर अवार्ड्स का सिलसिला चल पड़ा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक अनथक जो मेहनत है वो आपकी जारी और सारी है, और आगे भी ऑब्वियसली ये चलती रहेगी, ये जो मेहनत आप कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी। बड़ा कठिन जो दौर था, बड़ा मुश्किल वक्त, वो तो निकल गया। अब तो ना रुकने वाली बात ही कोई नहीं। अब तो सेलिब्रेशन का दौर है, अब तो सेलिब्रेट करना है आपने। अच्छा अब्बास, आपका सिलसिला जब शुरू हुआ तो मतलब जैसे उन्होंने कहा कि मैंने एक्सपोज नहीं किया, लोगों तक पहुंचाया नहीं था कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मतलब लोग बहुत सी बातें करते हैं ना, वाबस्ता आपसे बहुत सी चीजें करते हैं। करने वाले भी काफी सारे लोग होते हैं। सबसे पहले अपने होते हैं। एग्जैक्टली। अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किसी हद तक जब आप थोड़ा सा मतलब करते हो तो क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग। मोस्टली दोस्त कि अच्छा यार ये देखो यार हम में बैठता था और आप देखो उधर जा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फिर आके इंडस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लोग लेग पुलिंग आते ही अच्छा होता है। मतलब इंसान अपना वो कोशिश कर रहा होता है। किसी को आर्टिस्ट एक बड़ा आपको पता है कि इनोसेंट सा मैं तो कहता हूँ और हसास सा बंदा होता है। अगर उसको लेग पुलिंग करेंगे या उसको वो वैसे ही डिसहार्ट हो जाएगा बेचारा, अपने कहाँ से आया, किन उसमें से मुश्किलात से गुजर के आया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये है कि कोशिश हर बंदा कर रहा है अपने तहत, तो हर कोई अपनी मुताबिक कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा तो अब अब्बास आपकी बैकग्राउंड में है मौसीकी से किसी का ताल्लुक या आप पहले ही हैं? आई एम नेफ्यू ऑफ सिंगर मलकू। अच्छा। बस वो कि ऑन एयर नहीं बताता मैं, लेकिन ये है कि मैं कुछ कहते हैं ना कि अपने बलबूते पे ठीक है वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ हो जाऊँ। लेकिन मैंने उनके साथ ड्यूट किए मलकू स्टूडियो में, तो बस ऐसे ही। लेकिन ठीक है तो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा था कि आई एम नेफ्यू, लेकिन ये है कि अब आपने पूछा, लेकिन है आप इसके ये एक रियलिटी है, इसको छुपाया तो नहीं जा सकता ना। छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं बताया ना काफी। देखिए आप लोग अगर बुलाते हैं तो आपके टैलेंट की वजह से बुलाते हैं। किसी के आप नेफ्यू हैं या किसी के आप भाई हैं या कुछ है, वो उसकी मुताबिक नहीं कोई बुलाता। हर बंदा अपने टैलेंट से आने की कोशिश कर रहा होता है। जो फसली बटेरे हैं तो आते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे चीजें होती हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए इमरान, आपकी बड़ी एक जिद्दोजहद रही है, लेकिन आगे का क्या इरादा है, क्या प्लान आउट क्या किया हुआ? इंशाल्लाह मैं एक और बता दूं आपको कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से मोटिवेशन का लफ्ज़ तो सुना ही नहीं। अच्छा। और मेरे इस पैशन के सबसे ज़्यादा क्रिटिक जो मेरे वालिद साहब थे। अच्छा। मुझे आर्मी से रिटायर्ड वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि मैं इस तरह का जो है ना, वो उनका तो होगा कि फिर आप आर्मी में जाएं। जी वो ये चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं। मगर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मैंने कहा मैंने अपने मुल्क के लिए वो करना है जो ना तो मेरी किसी फैमिली ने किया और ना ही किसी पाकिस्तानी ने किया।
और इंशाल्लाह अब जो ओलंपिक्स आएगी उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। अच्छा चले माशाल्लाह। तो उसके लिए तैयारी शारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो 4 से 6 घंटे प्रैक्टिस होती है मेरी, जिसमें गालबन 22 से 30 किलोमीटर मेरी जॉगिंग और रनिंग ये फ्री स्टाइल ये रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। 6:30 से 11:30 बजे तक। और मैं साथ में स्कूल टीचर भी हूँ। और आपको पता है स्कूल टीचर बड़े पंक्चुअल होते हैं। तो इसमें कोई मतलब जो है ना वो एक सेकंड का भी आगे पीछे मैं नहीं होने देता, और ये रोज़ाना मेरी रूटीन है। क्या बात है। तो इसके लिए फिर क्या कोई खास डाइट लेनी पड़ती है? पहले ही आप माशाल्लाह बड़े स्मार्ट है, जैसे लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है फिर इतनी रनिंग करने की, माशाल्लाह आप पहले ही तो कोई खास डाइट लेनी पड़ती है इसकी? मैं डाइट एक्सपोज नहीं करना चाहता। एक तो हमारा छोटा सा जिम्मेदार घराना है। अच्छा। छोटा सा जिम्मेदार और छोटा सा फार्म हाउस है, वहाँ से दूध वगैरह आता है। और इसके अलावा जो है जो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है वो चने और जो प्याज है वो मैं ज़्यादा लेता हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नहीं, बड़ी अच्छी चीज है। मैं तो कहूंगी कि मैं अगर मतलब मैं बड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं थोड़ा सा भी पानी भी पीऊँ ना, कहते हैं ना पानी भी लग जाता है, हवा भी लग जाती है, मेरा वो है हिसाब। मतलब मैं खुल के खा भी नहीं सकती। तो माशाल्लाह आप तो बड़े फिट हैं। जी कोई टिप्स हमें भी दे के जाए। जी मैं हम भी फिट रहे। मैंने 2 चीज़ें जो है ना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में खाने के बाद कभी पानी पिया है। अच्छा ठीक है। और दूसरा ना कभी ठंडा पिया है। ठीक, ठंडे पानी से और पानी खाने के बाद पानी नहीं पिया। मैं ठंडा पानी कभी कभार गलती से कहीं कोई इसरार कर दे पी लूं तो मुझे बुखार हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो आपकी आदत ही नहीं है ना, आदत में शामिल ही नहीं है इससे। अच्छा जी बस अब आपने कोई गाना सुनाना है हमें? जी जी। फिर उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। कौन सा गाना सुनाएंगे? मैंने उनके साथ ड्यूट किया था। अच्छा ठीक है, तो मैं उसके एक स्थाई अंतरा आपको सुनाऊंगा, एक शेर। श्योर। तो लाइव ही है। हाँ जरूर जरूर। यादां विछड़े सजन दियां आया, अखियां च मी वसदा यादां विछड़े सजन दियां आया, अखियां च मी वसदा ओ शाला मुक जान जग तो जुदाइयां, अखियां च मी वसदा यादां विछड़े सजन दियां आया, अखियां च मी वसदा। किथे जाके लुक गए लेखा दे आ तारिया, तेरियां जुदाइयां मैनू जिउंदी जाने मारिया, तेरियां जुदाइयां मैनू जिउंदी जाने मारिया, रो रो सदरां वी देन दोहाइयां, अखियां च मी वसदा यादां विछड़े सजन दियां आया, अखियां च मी वसदा ओ शाला मुक जान ए जग तो जुदाइयां, अखियां च मी वसदा यादां आया आया यादां आया आया यादां आया। थैंक यू जनाब, क्या बात है। अच्छा पंजाबी में सिंगिंग करते हैं या और भी ज़बानें हैं जिनमें सिंगिंग करते हैं? अब इसमें मजे की बात है कि जो बंदे के अंदर बाय नेचर होता है हाँ। वो अच्छे से प्रेजेंट करता है। अच्छा ठीक हो गया। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम सरगोदा। हाँ। तो वो सरगोदा की जो एक पहचान होती है अपने इलाके को प्रमोट करना है वो, तो इसमें मोस्टली जितने भी हैं वो सराइकी पंजाबी वो गाता हूँ। अच्छा ठीक हो गया। क्योंकि लाहौर की भी आप कह लें कि जो है ज्यादा कम्युनिटी वो 90% पंजाबी है। ठीक हो गया। कोशिश करता हूँ अब जो नए प्रोजेक्ट्स हैं इसमें इंशाल्लाह 1-2-4 जो हैं अच्छा वो उर्दू पे चल रहे हैं। ठीक ठीक है। लेकिन जो मोस्टली हैं मतलब शोज पे हम करते हैं या लाइव, क्योंकि मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ लाइव गाने लाइव की। ही हाँ। जो हमारे शोज कॉन्सर्ट होते हैं कॉलेज के या बाकी अदरवाइज कॉर्पोरेशन जितने भी इवेंट होते हैं कोऑपरेटिव, तो उसमें ज़्यादा लाइव ही चलते हैं या पंजाबी चलते हैं, तो इसलिए मैं पंजाबी को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। मादरी क्योंकि पंजाबी हैं तो पंजाबी में बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक ठीक है। इमरान आपको है थोड़ा इंटरेस्ट है म्यूजिक में, मौसीकी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ रेस तक या रनिंग तक अपने आप को रखा हुआ है? जी मैंने अपनी जिंदगी में सारे काम ही तकरीबन फास्टेस्ट किए हैं। अच्छा फास्टेस्ट किए हैं। हाँ। मैंने कुरान पाक हिफ्ज किया 8 क्लास के बाद, और वो मैंने 1 साल 1 मंथ के अंदर किया। अच्छा।
हाँ जी, और मतलब बिल्कुल मजहबी सा घराना है, और अभी भी गांव में मेरा एक छोटा सा मदरसा है, मेरे वालिद साहब पढ़ाते हैं। गालबन 500 लड़की लड़का है जिन्होंने मेरे से कुरान पाक। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या आगे, अगर जैसे मैं बात करी थी इमरान के, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, कमी है तो वसाइल की कमी है कि हमें वो सहूलियात नहीं दी जाती हैं। खासतौर पर एथलीट्स की मैं बात करूं तो किस चीज़ की आपको लगता है कि ज़्यादा कमी है हमारे? मेरे ख्याल से हमारी हुकूमतें जो हैं उनका बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है, और मैं कहता हूँ कि हमारी हुकूमतें लोगों के मामलात हल करने के लिए नहीं आती, ये अपने ही कोई मामलात सेटल डाउन करने के लिए आते हैं और करके चले जाते हैं। ये 75 ईयर से ऐसा ही हो रहा है। तो आप क्या उनसे अगर दरखास्त करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो क्या बोलेंगे कि मतलब स्पोर्ट्समैन के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब तो किसी पे क्या शिकवा। हुकूमत से कहना तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है, और किसी पे जो है ना, किसी से तवक्को रखना ये इंसान को जो है ना वो बड़ी गुमराही की तरफ ले जाती है। किसी से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मैं खुदा ताला पे यकीन करता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं ये खुददार घराने से हूँ, और मैं खुद ही करूँगा जो करूँगा। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आपकी सोच है, तो अल्लाह पाक इसको और भी ज़्यादा पार लगाए। अच्छा अब्बास, आपसे भी यही चीज़ पूछना चाहूँगी, मतलब न्यू कमर्स जब आते हैं तो उनको क्या वो फैसिलिटेट किया जाता है या उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि अच्छा आप लोग भी आके अपने कदम जमाएं या अपना नाम बनाएं? हुकूमत को मैं इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। अच्छा। हर बंदा अपनी हिम्मत पे, अपने उस पे लगा हुआ है कि अच्छा मैं कोशिश कर लूँ। कोई इंस्टीट्यूट बड़ा नहीं है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। जैसे आपका एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि हम अपने दिल की बात, अपना टैलेंट थोड़ा बहुत जो है हम शो कर सकते हैं। ऐसा देखें, कोई भी मतलब उनको चाहिए कि जो भी उनके पास मतलब जैसे इनका माशाल्लाह इतना अच्छा मतलब टैलेंट है, मतलब पाकिस्तान को अच्छी एक वो इमेज देने वाला, तो कोई देखे इनका भी नहीं, अपनी जद्दोजहद खुद लगे हुए हैं, तो वो तो हिम्मत ही हार गए। लेकिन ये है कि आपके प्लेटफॉर्म से अगर वो सुन रहे हैं तो दरख्वास्त है कि वो क्या ही बात है, अगर वो सुन ले हमारी भी और आपकी भी, फिर क्या ही बात सुनते हैं और इसी कान से नीचे फेंक देते, दूसरे कान तक नहीं जाने देते। चले जी, कल्बे बास अगला कोई सराइकी गाना फिर आपको सुनाना है हमें। एक हमारे माशाल्लाह बड़े सराइकी के अच्छे एक आर्टिस्ट हैं, सकलैन मूसा खेलवी। अच्छा। आपके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि वो आपने जरूर सुनाना है। जरूर जरूर। आजकल बड़ा वायरल है वो ना, टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे। भा लगा इश्क है, भा लगा इश्क है, भा कहते हैं आग को। अच्छा ठीक है ठीक है। भा लगा इश्क है, भा लगा है इश्क है, ओ बर्फला थिया नहीं, हाँ जिया 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 नहीं, ओ घर बंज गया नहीं, हाँ जिया 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 नहीं। ये सुन के दिल किथे देवना, दिल किथे है देवना, ओ तेरे कोल पिया नहीं, हाँ जिया 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 नहीं। क्या बात है जनाब, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आगे क्या कोई नई चीजें, कोई नई ऑडियो वीडियो, कोई ट्रैक आ रहा है आपका? रिसेंटली मैंने ईद पे रिलीज किया था गाना। अच्छा। इसके भी आपको दो बोल कोशिश करूंगा सुनाने की। सैड सॉन्ग है। माया मैं तेरे बाज है, ईदा नहीं मनानिया, ढोला वे तेरे बाज में, ईदा नहीं मनानिया, कपड़े नहीं पाने चंगे, कंगियां नहीं वाणिया, माया मैं तेरे बाज है, ईदा नहीं मनानिया, पिपला ते पींगा पईया, ईद दे दिहाड़े वे, जिंद मेरी रुल गई ओए चन्ना तेरे लारे वे,
कला बाजा गल्ला तेनू मैं सारियां सुनानियां, माया में तेरे बाज है ईदा नहीं मनानियां। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत ही खूब। कल्बे अब्बास जो कि सिंगर हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और एथलीट इमरान साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और कल्बे अब्बास आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और उम्मीद करते हैं जनाब कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।